हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 आंकड़ों का संकलन। सॉरी, ठीक है ना, आंकड़ों का संकलन पार्ट नंबर 3 में स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हमने बना दिया है और आपने शायद वो वीडियोस देख ली होगी, ठीक है ना। पहले अगर नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देखो, उन दोनों लेक्चर्स को देखो, देन उसके बाद क्लास जो है पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने देखो प्राथमिक आंकड़ों के बारे में हमने पढ़ा था और उनको कैसे कलेक्ट करते हैं वो सारी विधियां हमने पढ़ ली। क्लियर है। अब जो हमें इस पार्ट में पढ़ना है वो हमें द्वितीयक आंकड़ों के बारे में पढ़ना है। बट द्वितीयक आंकड़ों को पढ़ने से पहले जो प्रश्नावली हम खत्म कर रहे थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि एक जो प्रश्नावली जो हम भेज रहे हैं सूचक के पास उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली किसे बोलते हैं पहले उसे फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है ना। जरा सा 2-4 मिनट का टॉपिक है, इसको खत्म करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं, तो उसने बोला पहली बात प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। अगर आपने प्रश्न ज्यादा पूछ लिए, बहुत सारे पेजेस प्रश्नों से भरे पड़े हैं, तो हो सकता है वो इरिटेट हो जाए अगला बंदा, तो इसलिए प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रश्न जो होने वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न जो होने चाहिए वो सरल और स्पष्ट रूप से होने चाहिए, ठीक है ना। आगे प्रश्न जो होने चाहिए वो सुव्यवस्थित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सुव्यवस्थित होने चाहिए, यानी प्रश्नों का जो क्रम होगा वो उचित क्रम होना चाहिए, तरीके से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। तो प्रश्न क्या होने चाहिए? पहली बात प्रश्नों की कम संख्या, प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। उसके अलावा प्रश्न जो है वो सुव्यवस्थित मतलब प्रॉपर ऑर्डर में लगे हुए होने चाहिए। क्लियर हो गया। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हाँ या ना संबंधी प्रश्न पूछो, ठीक है, क्योंकि उनके जवाब देना आसान होता है और वो जल्दी बढ़िया और जल्दी सूचना भी प्राप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे फ्रेम करो, कुछ ऐसे बनाओ प्रश्न कि हाँ ना में ही आंसर मिल जाए। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। आगे अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। अनुचित का मतलब ऐसा जो उसके मतलब क्या नाम उसको ठेस पहुंच जाए, उसके मतलब उसको गुस्सा आ जाए, ऐसे पटांग से क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है ना। तो अनुचित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। तो देखो ये कुछ इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, इतना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में याद भी हो रहा है, ठीक है। निर्देश जो आप जैसे मैंने बताया था कि जब आप आंसर्स देते हो पेपर में तो एक इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं आगे की ऐसे 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 देने चाहिए, पेपर में भी होते हैं और आगे जाकर के आपको आंसर शीट में भी इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर अभी भी मिलते हैं तो बहुत बढ़िया। देखो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही हम निर्देश उसी की बात कर रहा है, तो पता होना चाहिए कैसे भरना क्या करना, वो निर्देश वहां पे लिखे हुए होने चाहिए। क्लियर है। आगे कुछ इस तरह से करना है कि सत्यता की जांच हो सके, आप उनको क्या है उनकी जांच कर सके। कुछ इस टाइप से क्या है प्रश्न फ्रेम होने चाहिए कि उनकी सत्यता का जांच किया जा सके कि वो सही है या नहीं। आगे पूर्व निरीक्षण, यानी एक प्रश्न पूछने से पहले खुद ही जो आपने प्रश्न बनाए हैं उनकी प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर प्री टेस्टिंग से पता जाएगा कि वो प्रश्न पूछने लायक है या नहीं है, अगले बंदे के लिए कुछ कठिन वठिन तो नहीं हो रहा, तो पहले प्री टेस्टिंग खुद से कर लो। जैसे हम कुछ करने से पहले प्लानिंग करते हैं ना, वैसे ही ये आपको सर्वे में जाने से पहले किसी से सूचना पूछने से मतलब जो सूचक से सूचना लेने से पहले आपको क्या है प्री टेस्टिंग कर लेनी है, खुद से ही उसका निरीक्षण किसी पे 1-2 बार ट्रायल मार के देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे गणना का मतलब हो गया ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिसके लिए गणना करनी पड़े, मतलब सामने वाले को कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, वो बेकार बोलेगा भाई कौन कर रहा है ना। आगे जानकारी गुप्त रखने का भरोसा देना होगा आपको कि वो जो सामने वाला जानकारी दे रहा है वो गुप्त रखी जाएगी, तथा प्रश्नावली को भरकर लौटाने की प्रार्थना भी करो कि हे महादेव आप कृपया कर करके सब मेरे जो महानुभाव है आप कृपया करके भर करके वापस जरूर भेजे। कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो प्रश्नावली को भरकर वापस नहीं भेजते और जो भरते भी है तो अधूरा भरते हैं, तो हम बोलेंगे कृपया करके प्रश्नावली भर करके हमें लौटा दीजिए, ठीक है। चलो तो हमारे 10 पॉइंट हो गए। प्रश्नों की कम संख्या, नंबर 2 प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए, सुव्यवस्थित या ऑब्लिक प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, हाँ या ना संबंधी प्रश्न होने चाहिए, अनुचित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन लिखी होनी चाहिए, जो आंसर देगा उनकी सत्यता की जांच की हो सके ऐसा होना चाहिए, पूर्व निरीक्षण प्री टेस्टिंग पहले कर लो मास क्वेश्चन भेजने से पहले, है ना। गणना यानी ऐसे प्रश्न मत पूछो जिनके लिए उनको सामने वाले को गणना करनी पड़े, और जानकारी गुप्त रखने का भरोसा दो बोलो, और ये भी बोलो प्रश्नावली भर करके लौटा दे देना प्लीज, ठीक है ना। चलो प्रश्नों की प्रकृति यानी प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हमने बोला वैसे देखा जाए तो देखो प्रश्न 4 प्रकार के हो सकते हैं, मोटा मोटी जो है प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के
हो सकते हैं, जिसमें से पहला है सामान्य विकल्प वाले प्रश्न। ये वो प्रश्न होते हैं जिनके आंसर आप बोलते हैं हाँ या ना, सही या गलत, है ना, इस टाइप से पूछते हो, तो वो आपके हो गए सामान्य विकल्प वाले प्रश्न। फिर आता है बहुविकल्प, जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना वो। इसमें आपको 4-4, 5-5 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक पे आपको टिक लगाना होता है, इसे कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर एक इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विशिष्ट जानकारी वाले प्रश्न। इसमें मतलब होता है जिससे आपको विशेष जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है? विशेष जानकारी प्राप्त करना, इसमें इसका मोटिव ये होता है, जैसे आप ये बताओ कि आप जैसे मैं कोई विशेष जानकारी बना लो, क्या मान रहा आपके गांव में आपके घर में कितने, मतलब आपके जो घर बना हुआ उसमें कितने कमरे हैं, तो यानी विशेष जानकारी मतलब आपसे पूछी जा रही है। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं और आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट है, तो आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब विशेष जानकारी सिर्फ आपसे ली जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष टाइप की, मतलब पर्टिकुलर कोई जानकारी लेनी हो तो उसके लिए प्रश्न होते हैं। और फिर होता है खुले प्रश्न, ठीक है ना, अपने विचार को व्यक्त करने की यहाँ पे क्या है आपको वो मिल, अपने विचार व्यक्त करना, इस टाइप की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, मतलब एक तरह से सुविधा मिलेगी। आप देखोगे ना कैसे, जैसे मैंने बोला यार भारत में ना इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब जो है स्फीतिक अंतराल यानी जो है महंगाई बढ़ रही है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो इसे कहते हैं खुले प्रश्न। कल जो हमारा मतलब कोई मैच होने वाला, सपोज करो कोई मैच होने वाला, कोई भी टीम ले लो, इंग्लैंड मान लो और इंडिया का मैच होने वाला है, तो आपका उसके ऊपर क्या राय है, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, तो इस टाइप के खुले प्रश्न, ठीक है, जिसमें आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो, वो आपके खुले प्रश्न हो। तो इस टाइप के 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं मैं आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की, ताकि आपको यहीं पे ही वीडियो को देखते देखते ही आपको याद हो जाए कि स्टैट जो है ना बेटा वो कठिन नहीं है, बहुत आसान है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, ठीक है। बट वही है ना, पहले 4-5 चैप्टर हमें फटाफट से थ्योरी निपटानी ही होगी, ताकि हम न्यूमेरिकल पोर्शन या ग्राफ पोर्शन में आ सके। चलो नोट डाउन करो, तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब हमारे पास है द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, यानी जो द्वितीयक आंकड़े उनको कैसे एकत्रित हम कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। देखो पार्ट नंबर 3 में ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे आएंगे अगले वाले में, सैंपलिंग, सेंसस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अगले पार्ट में, मतलब अगला जो चैप्टर होगा उसमें, ठीक है ना। चलो, तो द्वितीयक आंकड़ों का संकलन करने के लिए बेटा 2 स्रोत है आपके पास, यानी 2 सोर्स हैं आपके पास। नंबर 1 प्रकाशित और दूसरा है अप्रकाशित। प्रकाशित मतलब जो पब्लिश हो रखे हैं, ठीक है ना, जो किसी मैगजीन में किसी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं पब्लिश हो रखे हैं, उसे कहते हैं प्रकाशित स्रोत। और जो पब्लिश नहीं है, ठीक है, इकट्ठे तो बेटा ये भी है, बट ये पब्लिश नहीं है, तो उसको कहते हैं अप्रकाशित स्रोत। सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने मैगजीन से, मैगजीन आती है, न्यूज़पेपर आते हैं, वहां से अगर मैं आंकड़े उठा रहा हूं तो वो प्रकाशित स्रोत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और, देखो द्वितीय आंकड़े होते क्या थे, याद है ना आपको, कि ये ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट कर दिया, हमें तो बस यूज करना है, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर में जानकारी थी, मेरे यूज की थी, मैंने यूज कर लिया, तो वो हो गया प्रकाशित। दूसरा क्या अप्रकाशित होता है, कई बार क्या होता है, जो बहुत सारी संस्थाएं जो व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता हो गए, या आपके क्या नाम है विश्वविद्यालय हो गए, या कोई भी, ठीक है, सरकार हो गई, ये क्या जानकारी तो इकट्ठा कर लेती है मगर लोगों को नहीं दिखाती है, उसे पब्लिश नहीं करती, उसको छुपा के रखती है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं कि जानकारी इकट्ठा तो बेटा दोनों में हो रही है, बट इसमें तुम छाप देते हो, दिखा देते हो, इसमें तुम दिखाते नहीं हो, जानकारी इकट्ठा करके रखी हुई है खाली। और अगर आपको वो जानकारी मिल जाए तो वो बेटा होती है अप्रकाशित स्रोत से मिली जानकारी। समझ में आ गया? चलो, तो उसने बोला यहाँ पे प्रकाशित स्रोत क्या होते हैं। मैंने कहा प्रकाशित स्रोत में आते थे सरकारी प्रकाशन, प्रशासन नहीं है, प्रकाशन है, पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो सरकार कुछ पब्लिकेशन, सरकारी पब्लिकेशन आती है ना, जिसमें सरकार की जो जानकारी के बारे में लिखा रहता है, ठीक है, जैसे बजट ये सब। तो अगर बजट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो सरकार का जो बजट निकाल दो, उसे देख लो, ठीक है। तो सरकारी प्रकाशन हो गया, या अर्ध सरकारी मतलब क्या हो गया, सेमी गवर्नमेंट, ये प्रकाशन हो गया, ठीक है ना। जैसे एमसीडी भी आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो जैसे एमसीडी के आसपास के आपके इलाके का जो नंबर ऑफ बर्थ, कितने मतलब बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं, क्या सब, ये एमसीडी के पास डेटा होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप वहां से अगर आपको कितने बच्चों ने जन्म लिया लास्ट साल, तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप एमसीडी के पास चले जाओ, क्योंकि वो पब्लिश होगी, उनकी किसी रिपोर्ट में लिखी होगी, एमसीडी की साइट पे चले जाओ, है ना। तो इसका मतलब सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन से आप डायरेक्टली डेटा उठा सकते हो, उनकी वेबसाइट से, या जो भी उनकी रिपोर्ट आती है। समितियों व आयोगों की रिपोर्ट, ऐसे क्या नाम है, कुछ समितिज हो गए, आयोग हो गए, कमीशन जो होते हैं, कमीशन जो होती है, वो क्या करती है, अपनी रिपोर्ट्स निकालती है, ठीक है। और अगर वो अपनी रिपोर्ट्स निकाल रही है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, यानी कमिटीज और जो कमीशन होते हैं ना, उनकी रिपोर्ट्स होती है, उनका भी यूज कर सकते हो।
शोध संस्था मतलब जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जिसको आप अनुसंधान संस्थाएं भी बोलते हो, ठीक है, जो रिसर्च करती है, ठीक है, वो भी अपनी पब्लिकेशंस निकालती है। अगर आपको उससे रिलेटेड डेटा चाहिए तो आप उनका प्रकाशन देख लो, ठीक है। व्यापारिक संघों के प्रकाशन, जो आपके ट्रेड एसोसिएशंस होती है, हर व्यापारियों का भी क्या अपना संघ होता है, तो उनकी भी क्या निकलती है, पब्लिकेशंस निकलती है। अगर उससे रिलेटेड डेटा चाहिए तो यहां चले जाओ। ये सब पहले से एक तो इकट्ठे हो रखे हैं दोनों के दोनों, बट ये पब्लिश है, ये पब्लिश नहीं है, इतना ही है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशन, आपको मान के चलो बाहर की चीजें चाहिए, इंटरनेशनल पब्लिकेशन मतलब बाहर की जानकारी चाहिए, तो आप अंतरराष्ट्रीय वाली मैगजीन सब उठा लो, वहां से मिल जाएगी। पत्र पत्रिकाएं हो गया, न्यूज़पेपर मैगजीन्स हो गए, ठीक है ना, इस टाइप की बहुत सारी चीजें। कोई भी, अब ये नहीं कह रहा, अगर मान के चलो आपको अपने इंडिया के बारे में जानकारी चाहिए तो आप अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में थोड़े नहीं जाओगे, आप इनमें से किसी और पे जाओगे। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टाइप का वहां उस जगह वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किसी साइट पे या जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स आते हैं वहां का जानकारी, तो आप वहां से क्या कर ले सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, तो वो आपका प्रकाशित हो गया। बट यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ ऐसे आंकड़े भी होते हैं, कुछ ऐसे समंक भी होते हैं जिनका सरकार हो गई, संस्थाएं हो गई, विश्वविद्यालय हो गया, व्यक्तिगत अनुसंधान करता है कोई भी, ठीक है, के द्वारा संकलन तो किया जाता है, मतलब वो ये सब इनको इकट्ठा तो करते हैं, कि द्वितीय आंकड़ों में ऑलरेडी इकट्ठा होता है, ठीक है ना, किंतु उनका प्रकाशन नहीं किया जाता है, मतलब उनको पब्लिश नहीं करते। यानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है बट प्रकाशित नहीं की गई है, छुपा के रखी गई है, बट यहाँ पे क्या इकट्ठे की गई थी और प्रकाशित भी कर रखी है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ प्रकाशित नहीं की गई है। तो इन अप्रकाशित संख्यात्मक सूचनाओं का द्वितीय आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सके तो आप जाओ और उनको इन्फॉर्मेशन से मांगो कि प्लीज आपने जो क्या नाम है पब्लिश नहीं किया, उस सरकारी फाइल में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी प्लीज मुझे दे दो। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसका मतलब वो अप्रकाशित स्रोत से मिली हुई इन्फॉर्मेशन है। तो दिमाग में क्या बैठाना, दिमाग में इस तरह बैठाना है, दोनों ही द्वितीय आंकड़ों में हमेशा इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कोई और कर लेता है, दोनों में इकट्ठे है आंकड़े, बस ये प्रकाशित है नहीं, कहीं ना कहीं पब्लिश हो रखा है, कहीं भी आप वेबसाइट किसी न्यूज़पेपर मैगजीन से मिल जाएगा। ये प्रकाशित नहीं है, ये छुपा के रखे गए फाइल में पड़े हुए हैं, आप जाकर के उनसे पूछो और उनसे बोलो कि आप मुझे वो आंकड़े दिखा सकते हो, तो अगर वो दिखाता है तो बल्ले बल्ले, क्लियर है। नोट डाउन करो बेटा फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्वितीय आंकड़ों की सीमाएं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि द्वितीय आंकड़े कहां से इकट्ठे किए जा सकते हैं, वो कौन से स्रोत है जहां से इकट्ठे वो किए जा सकते हैं, वो पढ़ लिया हमने, प्रकाशित अप्रकाशित। अब पढ़ रहे हम द्वितीय आंकड़ों की सीमाएं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो द्वितीय आंकड़े आपने तो इकट्ठे किए नहीं, तो बहुत सारी गलतियां तो भाई साहब हो सकती है। क्या हो सकती है, द्वितीय आंकड़ों में कई बार शुद्धता का स्तर का अभाव पाया जाता है, हो सकता है कि वो शुद्ध ना हो भाई। तो जब आपने ही खुद इकट्ठे नहीं किया उन आंकड़ों को, संकलन आपने नहीं किया, तो शुद्धता भाई साहब शुद्धता 100% होगी, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है ना। अपने हाथों से किए गए काम को तो चलो आप पहचान भी सकते हो कि वो सही है या गलत है, ठीक है ना, बट कोई दूसरा करके अगर आपको दे रहा है तो हो सकता है उसमें गलती हो, तो शुद्धता का स्तर का अभाव पाया जाता है। नंबर 2, संकलन संगठन की योग्यता, ये भी देख लेनी चाहिए कि क्या नाम है, संगठन जो संकलन संगठन है, मतलब ऐसे संगठन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या कर रही है, आंकड़ों को एकत्रित कर रही है, आंकड़ों को क्या कर रही है, एकत्रित कर रही है, उसकी योग्यता देख लो। अगर मान लो वो अयोग्य हुई तो सीमाएं आ जाएगी, ठीक है। तो संकलन संगठन की योग्यता देखनी पड़ती है इसमें, ठीक है। अगर मान के चलो वो अयोग्य हुई, वो तो भाई सब कर ही सकती थी, वो तो कर ही नहीं सकती थी इस डेटा को इकट्ठा, मतलब इस डेटा को मतलब एकत्रित वो कर ही नहीं सकती थी, इसका तो ये काम तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का था, तो इसका मतलब वो अयोग्य थी, तो उसने कैसे कर लिया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। उसके अलावा ये आंकड़े पुराने हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वर्तमान अध्ययन में ये पूर्ण रूप से सही साबित ना हो। तो 3 पॉइंट, पहला, द्वितीय आंकड़ों में कई बार शुद्धता के स्तर का अभाव पाया जाता है। नंबर 1, हो सकता है जो संगठन इसके लिए संकलन कर रही है, एकत्रित कर रही है, इसको इकट्ठा कर रही है, वो योग्य ही ना हो, ठीक है, तो उसकी योग्यता चेक करनी पड़ जाती है इसमें, क्योंकि भाई अगर वो योग्य नहीं थी तो कैसे कर दिया, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। ये आंकड़े पुराने हो सकते हैं, ठीक है ना, जो वर्तमान अध्ययन के लिए पूर्ण रूप से सही साबित ना हो, ऐसा देखने को हो सकता है। उसके अलावा ये आंकड़े अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित हो सकते हैं, कि अनुसंधानकर्ता जिसने मुझसे वो इकट्ठा किया हो, उसने क्या पता पक्षपात किया हो आंकड़े इकट्ठा करते वक्त, है ना, आंकड़े इकट्ठा करते वक्त या उसने पक्षपात किया हो, तो ये हो सकता है। उसके अलावा आंकड़ों के संकलन हेतु उपयुक्त विधि या विश्वसनीय तरीके को ना अपनाना, ये दिक्कत हो सकता है कि बंदे ने बताया ढंग की विधि तो अपनाई नहीं थी, इसमें तो ये विधि लगनी चाहिए थी, इसमें वो क्यों लगाई, ठीक है, यह विश्वसनीय तरीका नहीं अपनाया, तो ये दिक्कत हो सकती है। बेटा इस पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना, इसमें लिखवाया मैंने संकलन संगठन की योग्यता देखनी पड़ती है कि वो योग्य थी या नहीं थी, तो अगर वो योग्य नहीं थी तो वो बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, संकलन संगठन का योग्य ना होना या संकलन संगठन की अयोग्यता, अयोग्यता कर दो, अपना और अच्छा हो जाएगा निखर के,
है ना। चलो फटाफट करो, बस एक पार्ट और रह गया छोटा सा, इसका पार्ट मतलब मैं इसी में करवा रहा हूं, छोटा सा पोर्शन है 5-7 मिनट का, फिर खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट यही रह गया बच्चा आपके पास, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द्वितीयक आंकड़ों के 2 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पहला है भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया, बेटा दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। सेंसस ऑफ इंडिया पेपर में ये लिखा हुआ आ सकता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट एवं प्रकाशन, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ, ठीक है। कई बार क्या होता है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। मैंने लिखवा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी क्या बोल रहा है, ये कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है ना, ये बोला हुआ है यहाँ पे। डन। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, इसमें क्या क्या चीजें आती है वो हमें देखना है। देखो सिंपल सी बात है, भारत की जनगणना मतलब इसमें जितनी भी चीजें आएगी वो जनसंख्या से रिलेटेड होगी। यहाँ पे जो चीजें मैक्सिमम वो जनसंख्या से रिलेटेड ही आएगी। देखो लिखा है भारत में संख्या या जनसंख्या का आकार, उसकी वृद्धि, उसका वितरण दर क्या है, ठीक है ना, वो देखना है। जनसंख्या प्रक्षेपण बोलते हैं, ठीक है ना, यानी उसका अनुमान लगाना, प्रोजेक्शन करना, ठीक है। जनसंख्या क्या करना, प्रोजेक्शन करना, वो भी यहाँ आएगा। ये भी जनसंख्या का घनत्व है, ये भी यही आएगा। जनसंख्या से रिलेटेड डेटा है बेटा सारा, ठीक है ना। जनसंख्या की लिंग संरचना, कितने मेल कितने फीमेल, इस टाइप की चीजें भी यही आएगी। साक्षरता की अवस्था, कितने पढ़े कितने अनपढ़ है, जो सब कुछ होता है वो सब चीजें बेटा यहाँ पे आएगी। तो क्या क्या चीज आ गई यहाँ पे, एक तो भारत में जो संख्या है उसका आकार क्या है, वृद्धि दर क्या है, वितरण क्या है, जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है, यानी जनसंख्या का अनुमान लगाने की बात कर रहा है। उसके अलावा जनसंख्या का घनत्व क्या है, घनत्व मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। उसके अलावा जनसंख्या की लिंग संरचना और जनसंख्या क्या क्या साक्षरता की जो दर है या अवस्था है वो देखना होता है। ये सब चीजें आती है आपकी सेंसस में। भारत में जो जनगणना होती है वो 10-10 साल के हिसाब से होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 साल के हिसाब से देखा जाता है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो भूमि एंड पशु जो होती है, यानी आपका लैंड एंड एनिमल्स जो होल्डिंग्स होता है वो, ठीक है। तो जानवरों का डेटा, जमीनों का डेटा, ये एनएसएसओ के अंदर होगा। ये किसके अंदर होगा, एनएसएसओ के अंदर होगा। दूसरा भवन दशाएं, जो आपके हाउसिंग है उसके बारे में या झुग्गी झोपड़ी के बारे में, ठीक है, कोई जो डेटा होगा वो इनके पास होगा, ठीक है। झुग्ग में रहने वालों पर विशेष बल देते हुए, तो यही देगा जो भी देगा, बल एंड ऑल जो भी है, ठीक है ना। भारत में रोजगार बेरोजगारी की स्थिति क्या है वो भी यही बताएगा। यहाँ पे याद रखना, रोजगार बेरोजगारी भी यहाँ पे है और कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर यानी उपभोक्ता व्यय भी यहाँ पे है। समझ में आ गया। एनएसएसओ भी क्या करता है, टाइम टू टाइम आपके बेटा डेटा क्या करता रहता है, जारी करता रहता है। क्या करता है, टाइम टू टाइम ये डेटा जारी करता रहता है। एक सेकंड, ठीक है ना। और ये जो डेटा होता है ये त्रैमासिक वे में करता है बेटा ये, ठीक है ना। जो उसकी जो डेटा, देखो जो उसकी जो रिपोर्ट आती है ना एनएसएसओ की, वो त्रैमासिक आती है। त्रैमासिक मतलब 3 महीनों में जो है ना, तो त्रैमासिक जर्नल होती है इसकी, ठीक है। तो ये 3 महीनों के हिसाब से क्या डेटा देता रहता है बेटा ये, ठीक है, हर 3 महीने में, जो त्रैमासिक बोलते हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मिटाने के बाद लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें आ गई आपके एनएसएसओ में, ये सब चीजें आ गई सेंसस ऑफ इंडिया में। एनएसएसओ संगठन होता है, उसके 4 विभाग है, ये भी आप देख सकते हो, जनरल नॉलेज पर्पस के लिए सही है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये पेपर में पूछा जाता है, ये आप फिर भी जनरल नॉलेज के लिए रख सकते हो नीचे वाला। पहला सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, SDRD, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। दूसरा फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, ठीक है ना, तो FOD ये भी यहां पे आता है। डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन ये आता है, DPD ये भी यही है। और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन इन CPD, ये भी एनएसएसओ के अंदर आता था। एनएसएसओ के 4 विभाग हो गए, ठीक है ना। ये आपके लिए मैंने इसलिए लिखे हैं चारों विभाग के नाम, ताकि आपके क्या इतने नॉलेज में रहे और आपके और बच्चों से थोड़ा अलग रहो बेटा, थोड़ा मतलब आगे रहो, ठीक है ना। तो सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, ठीक है ना। तो ये 4 इसके अंदर आते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे, मैं इसमें इसकी वो लिख देता हूँ, यहाँ पे जो त्रैमासिक वाली लाइन है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ 1 नंबर के लिए, ठीक है ना। पैसे मिटा देता हूं मैं, फटाफट से आप इसे नोट डाउन करो जब तक। तो आगे देखिए फटाफट से, ये 2 पॉइंट है आपके लिए। पहला पॉइंट है कि एनएसएसओ के सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित किए गए जो आंकड़े होते हैं वो इनकी जो त्रैमासिक जर्नल होती है, जर्नलों में प्रकाशित किया जाता है, इन्हीं को सर्वेक्षण बोला जाता है, ठीक है, त्रैमासिक में।
और एनएसएसओ का जो प्रथम जो सर्वेक्षण किया हुआ था वो 1950 में हुआ था। बेटा क्या हुआ था, 1950 में उन्होंने सर्वेक्षण किया था, यानी भाई आंकड़े एकत्रित किए होंगे। तो वो हमारा पहला सर्वेक्षण क्या था इनका, 1950 में था। त्रैमासिक जर्नलों में इनका जो आती है रिपोर्ट आती है बेटा, ठीक है ना, प्रकाशित किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना, सेंसस 10 साल में एक बार। लास्ट जनगणना कब हुई थी, 2011 में। कब हुई थी, जो लास्ट आपकी जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, ये आप याद रख लेना। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। होप सो आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और प्लीज मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, नीचे लिख लेना कि क्या नाम है, डन, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। डन, चलो।